आज हम लोग मिले हैं क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का लेक्चर 2 में। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस थे, माइक्रो मैक्रो, और उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ के आज की जो हमारी कवरेज है, आज का जो हमारा इस लेक्चर जो कवरेज होगा वो को पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होता है, पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, और एट लास्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जिसके भी हम लोग टाइप्स भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब आप सोचिएगा, हमने पहले पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो देखिए, माइक्रो और मैक्रो दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के, और पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दो नेचर के इकोनॉमिक्स होते हैं। मतलब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दो तरह के इकोनॉमिक्स पाए जाते हैं। मतलब आप अगर कोई भी स्टेटमेंट पढ़िएगा इकोनॉमिक्स के द्वारा दिए गए, कोई भी इकोनॉमिक्स के द्वारा अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया गया हो, तो कुछ स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं, कुछ स्टेटमेंट नॉर्मेटिव होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होते क्या हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि आपको बताए एक कोई भी फिक्स चीज़ बताए, स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे सर्टेनिटी हो, उसे हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। और कुछ भी सोचा हुआ चीज़ कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये हमारे ओपिनियन में ये सही है, अगर जहाँ पे ओपिनियन या जजमेंट आ जाए वो नॉर्मेटिव हो जाता है, और जहाँ पे एक फैक्ट हो उसे पॉजिटिव बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि या तो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड हो और कंफर्म हो कि वो एक सर्टेनिटी है, तो वहाँ पे उसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसा चीज़ है, मतलब जहाँ पे आपके डिबेट्स नहीं होते हैं, वो एक फैक्चुअल चीज़ होता है, कोई वहाँ पे आप डिबेट आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, नॉट टू बी कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, थर्ड इसमें आ जाते हैं, इसमें सारे जितने भी इसमें बात कही जाती है, कोई भी ऐसी बात जिसको वेरीफाई करवाया जा चुका हो, जो कि वेरीफाइड हो, वो हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैटेगरी में आता है, या फैक्ट्स आर वेरीफाइड। ठीक है, अब आप समझ में। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें, और नॉर्मेटिव जस्ट उसका उल्टा है। जस्ट मीन्स यहाँ पे आपका पहले तो हो जाएगा कि यहाँ पे डिबेट होता है। ठीक है, ये डिबेट को लीड करता है, ये डिबेट को लीड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्स होते हैं, यहाँ पे डिबेट होते हैं कि हम सही है, तुम सही हो, नहीं वो सही है। हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, और हर कोई अपने अपने तरीके से सही होता है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। पर यहाँ पे फैक्ट्स होते हैं जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद सेकेंड होता है, ये कॉन्ट्रोवर्सीज को लीड करता है। अब देखिए, अलग अलग लोग के अलग अलग थॉट होंगे, पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो सब किसी न चीज़ को मतलब कंट्रोवर्सी ह्यूमर फैलाएंगे जिससे कि बहुत सारी मतलब हाँ हम भी सही है, वो भी सही है। अब जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे, अब आप देख लीजिए परफेक्ट मार्केट जब लोग पढ़ते हैं, एक तरह से क्या है, एक आपका एजम्पशन एज्यूम है, एक्चुअली वो बहुत ही रियल, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्सीज की, बहुत सारे लोगों ने अपना ओपिनियन दिए, किन्हीं के हिसाब से वो सही है, कभी ना कभी वो एग्जिस्ट करता था, और किन्हीं के हिसाब से वो कभी सही है ही नहीं, वो सिर्फ एजम्पशन है। तो अभी कंट्रोवर्सीज होती है, वहाँ पे कोई फैक्ट नहीं है। और इसके थर्ड बात, यहाँ पे फैक्ट्स हर जगह प्रूव्ड रहते हैं, यहाँ पे फैक्ट वेरीफाइड होते ही नहीं है, फैक्ट्स आर नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो ये इसमें रहता है कि इसमें फैक्ट्स वेरीफाइड हो जाते हैं, इसमें फैक्ट्स वेरीफाइड नहीं, इसमें फैक्ट्स वेरीफाइड हो जाते हैं, इसमें फैक्ट्स वेरीफाइड नहीं होते हैं। फैक्ट्स वेरीफाइड हो जाते हैं, इसलिए कोई भी डिबेट नहीं होता है, कोई भी कंट्रोवर्सीज नहीं होती, यहाँ पे नहीं होती, इसका डिबेट और कंट्रोवर्सीज होती है नॉर्मेटिव में। अब आप स्टेटमेंट समझ लीजिए, स्टेटमेंट आपका ये हो सकता है, अब फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग में ये बोला जा सकता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो मे बी कल बारिश हो जाए, या कल का टेम्परेचर इतना हो सकता है। कोई भी आपका सडन, अगर वो आपका हम लोग क्या है, अगर वेदर फोरकास्ट से रिपोर्ट आती है तो वो पॉजिटिव हो गया, बट यही अगर हम लोग बोलते हैं अरे यार आज तो बादल है, कल मे भी बारिश हो जाए, तो वो नॉर्मेटिव हो जाता है, ये हो सकता है, कोई कंफर्मेटी नहीं है। बट अगर कोई वही वेदर फोरकास्ट से आ जाता है रिपोर्ट कि नहीं कल बारिश होगी, आज ये है, कल ऐसा है, वहाँ से ये क्लाउड्स आ रहे हैं, वहाँ से ये हो रहा है, तो वो पॉजिटिव में आ जाता है। जहाँ पे फैक्ट्स वेरीफाइड हो गए वो पॉजिटिव, जहाँ पे नहीं हुए वो नॉर्मेटिव। इसलिए इसको इन सिंपल वर्ड्स पॉजिटिव को ही बोला जाता है, व्हाट वाज, what is
एंड वॉट विल बी। हर जगह देखिए सर्टेनिटी है, मे और मे नॉट का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता है, बट यही नॉर्मेटिव आ जाता है तो बोला जाता है वॉट आउट टू बी, मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ओपिनियन बनने लगते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं बनते हैं। ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आपके दो तरह के आपके स्टेटमेंट हो गए, आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर आप अच्छे इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आपको हमेशा एक स्टेटमेंट देके पहचान लेना होगा कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है। और हमेशा अगर दोनों चीज़ दिया रहे तो आपको किस पर रिलाई करना है, इस पर रिलाई करना होता है। ठीक है, अब हमारा पहला टॉपिक कवर हो गया। अब नेक्स्ट है इकॉनमी। इकॉनमी क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि बोला जाता है इकॉनमी, इंडिया, इंडियन इकॉनमी, या फिर इतने सारे आपके सारे मतलब सब्जेक्ट से आपने टर्मोलॉजीज, इकॉनमी की टर्मोलॉजीज आपने पढ़ी होगी। तो इकॉनमी बेसिकली होता क्या है? इकॉनमी एक ऐसा आपका एक ऐसे चीज़ को बोला जाता है, एक ऐसे एरिया को बोला जाता है जहाँ पे बहुत सारे इकॉनमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। तो इसके कुछ कीवर्ड्स हो गए। इकॉनमी उस चीज़ को बोला जाता है, एक सिस्टम होता है इकॉनमी। ठीक है, एक सिस्टम, इकॉनमी इज अ सिस्टम वेयर डिफरेंट इकॉनमिक एक्टिविटीज ठीक है, इकॉनमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तीसरा क्या है? टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ठीक है, तो जो भी आप लोग मतलब कोई इकॉनमिक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी इकॉनमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, किस लिए? तो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। हम लोग देखेंगे लाइवलीहुड यानी अपनी रोजी रोटी को अर्न करने के लिए। तो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, पहले तो 3 ही थी, अब 3 या 4 थी, अब उसमें एजुकेशन भी एक ऐड हो गया बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में। अब इकॉनमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? तो इकॉनमिक एक्टिविटीज़ हर उस एक्टिविटी को बोला जाता है जो कोई भी हम या आप अगर करते हो पैसे कमाने के लिए या फिर कंसिडरेशन कमाने के लिए। अगर पैसा नहीं भी तो बार्टर हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ के बदले में आपको कुछ मिले, उसे हम लोग इकॉनमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है, सपोज अगर एक सिंगर है, वो अगर अपने दोस्तों के बीच में गा रहा है तो उससे वो पैसे तो नहीं ले रहा है, तो वही अगर वो जाके स्टेज शो करे या फिर कोई परफॉर्मेंस दे तो वहाँ पे उसे कंसिडरेशन मिलती है। अगर कंपटीशन में जाता है तो उसे एज अ प्राइज़ उसकी कंसिडरेशन होती है, या फिर अगर कोई वो स्टेज शो करता है तो वहाँ पे भी उसकी फ़ीस पक्की होती है, तो उसे इकॉनमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है। उस पैसों से वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ प्लस अदर चीज़ों को वो खरीद सकता है। तो समझ के हो गया आप इकॉनमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। देखिए, नॉन इकॉनमिक एक्टिविटीज़ और इकॉनमिक एक्टिविटीज़, दो तरह की इकॉनमिक एक्टिविटीज़ हर एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है। जो भी आप कंसिडरेशन के लिए करते हो, पैसे कमाने के लिए करते हो या किसी चीज़ के बदले करते हो, उसे इकॉनमिक बोलते हैं। और बाकी सब चीज़ नॉन इकॉनमिक होता है। सपोज एक टीचर है, अगर वो घर में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो उससे पैसे तो नहीं लेगा, तो वो नॉन इकॉनमिक हो गया। और वही वो बाहर जाके अगर स्कूल में या कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक इकॉनमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गया। गॉट इट? तो इकॉनमी हम लोग इकॉनमिक एक्टिविटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके एग्रीगेट को बोलते हैं। सिस्टम जहाँ पे इकॉनमिक एक्टिविटीज़ किया जाए अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इकॉनमी। अब आता है आपका नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इकॉनमीज। टाइप्स ऑफ इकॉनमीज। ठीक है, तो सबसे पहला होता है इसमें कैपिटलिस्ट इकॉनमी। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी, देखिए कैपिटलिस्ट इकॉनमी आपका क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकॉनमी हर एक उस इकॉनमी को बोला जाता है। जैसे इकॉनमी तो वही, इकॉनमी का मतलब तो समझ ही गए, बार बार समझाना तो पड़ेगा नहीं मुझे। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी उस इकॉनमी को बोला जाए जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, वही अपना सारा काम करते हैं, उन्हीं के हिसाब से पूरी इकॉनमी यानी पूरी कंट्री या जो भी है वो चलती है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, वो अपने प्रोडक्ट्स को मतलब उनको एक मार्केट इकॉनमी भी बोला जाता है इस इकॉनमी को। यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही पूरे इकॉनमी को गवर्न करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं हाई प्रॉफिट पे। एक तरह से कभी कभी यहाँ पे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाए और फिर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाए और फिर
और फिर एक्सप्लॉइट कर सके, और वही लोग पूरी इकॉनमी को चलाते हैं। अब सपोज इंडिया है, इंडिया आपका मिक्स्ड इकॉनमी में आता है, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट सपोज जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे रिलायंस हो गई, ये सब हो गई, तो वो सब अगर चाहे, अगर वो जिस दिन वो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लेगी और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा, तो उस दिन से इंडिया भी कैपिटलिस्ट इकॉनमी ही बन जाएगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, बट बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी को फॉलो करती है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए सोशलिस्ट इकॉनमी क्या होता है। सोशलिस्ट इकॉनमी ये होता है कि जहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो भी डिसीजन ली जाती है वो सिटीजन के हित में ली जाती हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज को नीचे और सिटीजन्स की प्रायोरिटी को ऊपर रखा जाता है, सिटीजन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी को ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो आपका सोशलिस्ट इकॉनमी हो गया, कैपिटलिस्ट इकॉनमी हो गया। सोशलिस्ट इकॉनमी और कैपिटलिस्ट इकॉनमी में आप देखिए यहाँ पे दो हैं, दो हो गया। अब तीसरा हमारा आता है मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है। तो मिक्स्ड इकॉनमी देखिए, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के दोनों मिक्स करके, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को मिक्स करके जो इकॉनमी बनती है उसे मिक्स्ड इकॉनमी बोलते हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट में क्या था, इसके कुछ फीचर्स ये होंगे, प्रॉफिट मोटिव, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, फ्री ट्रेड, ये सब उसके कुछ फीचर्स थे, ठीक है। नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और जो सोशलिस्ट इकॉनमी के जो फीचर जस्ट उसके अपोजिट है, प्रॉफिट मोटिव की जगह सोशल मोटिव, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की जगह कंज्यूमर वेलफेयर, फ्री ट्रेड की तरह रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड, और नो रोल ऑफ गवर्नमेंट में मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अब ये जो चारों हैं कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, जब दोनों को देखा गया तो फुल्ली कोई भी चीज़ अच्छी नहीं थी। ज़्यादा प्रॉफिट कमाना हानिकारक था, पर ज़्यादा कंज्यूमर को भी देना तो कंट्री ग्रो कैसे करेगी। दूसरा, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करना गलत था, बट कंज्यूमर को ज़्यादा वेलफेयर देना मतलब उनको लिबर्टी देना, उनको मतलब वो कुछ भी करे, अंधाधुंध करे, उनकी कोई गलती ही नहीं, ये भी गलत था। हर सिटीज़न को अपने मतलब कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ भी होती है। अगर हमें कुछ राइट्स दिए गए तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी है। फ्री ट्रेड, उन्हें फ्री ट्रेड दे देना, यानी जब मन चाहे बिना किसी रेस्ट्रिक्शन को ट्रेड कर सके। और कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन डालना वो भी गलत था। कंपटीशन होना चाहिए, नहीं तो इंसान लेथार्जिक हो जाता है। नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कुछ बोले ही ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। और ज़्यादा बोलने लगे तब भी दिक्कत है, कुछ तो फ्रीडम सबको चाहिए होती है। तो इन दोनों को मिला के बीच का एक सॉल्यूशन निकाला गया, मिक्स्ड इकॉनमी, जो कि हमारे कंट्री में फॉलो होता है। जब गवर्नमेंट इंटरवेन भी करती है पर एक लिमिट पर करती है, फ्री ट्रेड है पर हर चीज़ में नहीं है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, आपका एक प्रॉपर एक रेट फिक्स किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव है, बट सोशल वेलफेयर भी आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ इकॉनमी। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकॉनमी। अब देखिए, इसको मैं हिंट देती हूँ क्योंकि उसी से सब रिलेटेड है। अब देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकॉनमी क्या होता है। इकॉनमी में कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि सदियों से पाई जा रही है, और वो हमेशा हर एक प्रोड्यूसर को, हर एक इकॉनमी में हर एक मेजर इंसान को फेस करनी पड़ती है। और वो सेंट्रल प्रॉब्लम, उन्हीं को सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकॉनमी बोला जाता है। इसके जो तीन मेन है वो है हमारा what to produce, how to produce, for whom to produce, got it। देखिए, अब ये देखिए, ये तीन प्रॉब्लम्स है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, अब देखिए रिसोर्सेज तो लिमिटेड, हमने जैसे पहले क्लास में पढ़ा था, हमारे पास कई सारे रिसोर्सेज तो नहीं, हर चीज़ एक लिमिट में हम लोग के पास अवेलेबल है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, तो उसी में से हमें क्या ऐसा चीज़, मतलब अल्टरनेटिव यूजेस है उनके पे, तो हमें क्या बनाना चाहिए उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, कैसे बनाना चाहिए और किन के लिए बनाना चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विसेज आपको डिसाइड करना पड़ता है इसके अंदर कि आपको क्या बनाना है।
देखिए हाँ, व्हाट टू प्रोड्यूस में जनरली उन गुड्स से सर्विसेज को कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी प्रोड्यूसर चूज़ करता है, पहले तो अपना वो टारगेट मार्केट देखता है, तो उन्हें टारगेट मार्केट के बेसिस पे उन्हें क्या चाहिए कि वो मैक्सिमम लोगों की, देखिए अब हर किसी की वांट्स तो सेटिस्फाई हो नहीं सकती, बट यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम वांट्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड विद द लिमिटेड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, वो गुड्स या सर्विसेज को चूज़ किया जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। हाउ टू प्रोड्यूस, हाँ देखिए प्रोडक्शन के दो टेक्निक होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव पहला, दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव। ठीक है, कैपिटल यानी मशीन का पूरा तरह से उपयोग, लेबर यानी पूरा तरह से मैन पावर का उपयोग। ठीक है, आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, कैपिटल पे देखिए कैपिटल में होता है कि मैक्सिमम मशीन का भी यूज़ करिएगा, थोड़ा बहुत लेबर आपको लगेगा, और लेबर में आपको लगेगा कि ज़्यादा मैन पावर और कम से कम कैपिटल खर्च, मतलब कैपिटल एसेट्स, कैपिटल गुड्स को खरीदने पे खर्च, यानी आपका मशीन्स का उपयोग कम किया जाएगा। तो वो यहाँ पे डिसाइड करना होता है वेदर यू वांट टू कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, आपको किस क्लास ऑफ पीपल के लिए, जैसे रिच हो गए, पुअर, मिडिल, या दूसरे कैटेगरी में कहिएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, डायरेक्टली कमर्शियल प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी के, मतलब सब टारगेटेड कंज्यूमर है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों प्रॉब्लम्स तो हो गए, अभी तीनों प्रॉब्लम्स को हमको इन तीनों टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में पढ़ना होता है। जैसे पहले हम लोग देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कोई भी अगर आप अपने आप को समझिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक को दिमाग में लाइए और खुद सोचिए, अगर आप एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कोई प्रोड्यूसर हैं तो आप क्या सोचिएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब आप क्या प्रोड्यूस करना चाहेगा, तो वो प्रोड्यूस करना चाहेगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाए, प्रॉफिट कमा पाए। हाउ टू प्रोड्यूस, अब पैसा तो खूब आ रहा है तो आप लेबर को क्यों एम्प्लॉय करेगा, लेबर को वेजेस क्यों देगा, एक बार परमानेंट सॉल्यूशन कर लीजिएगा कैपिटल इंटेंसिव का। और अगर लेबर काफ़ी चीप में अवेलेबल है तो आप लेबर को उठा लीजिएगा, वो आपके ऊपर है, जो आपको सस्ता पड़े, मतलब अपने कॉस्ट को कम से कम रखना चाहिएगा आप। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो आप रिच पे ज़्यादा फोकस करिएगा, उसके बाद मिडिल पे, और बहुत ही रेयर केस में इसके अंदर पुअर पे फोकस किया जाता है। ठीक है, जनरली यहाँ पे रिच पीपल को लिया जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे पाते हैं कंपनी को, उनसे जो भी डिमांड करिएगा वो आपको देंगे। ये था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर इन तीनों को देखना। ठीक है, फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आप क्या प्रोड्यूस करिएगा, जो कि ज़्यादा लोगों को चाहिए हो, लोगों को उसकी ज़रूरत हो, जो नेसेसिटी हो लोगों की, वहाँ पे उस चीज़ का प्रोडक्शन करिएगा। हाउ टू प्रोड्यूस, ऑफकोर्स सोशल वेलफेयर है तो लेबर इंटेंसिव ही एम्प्लॉय करिए, क्योंकि लेबर इंटेंसिव से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो सोशल वेलफेयर होता है, यहाँ पे इसलिए लेबर इंटेंसिव को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था सोशल इकोनॉमी में। फॉर होम टू प्रोड्यूस, पुअर मिडिल भी यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि यहाँ पे रिच पीपल तो कहीं से भी ले लेंगे, कहाँ से भी खा लेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इतनी सारी चीज़ें, बट पुअर मिडिल क्या करेंगे, तो इसलिए पुअर और देन मिडिल पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। लास्ट आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे तो आप जानते हैं दोनों कैरेक्टरिस्टिक मिक्स है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, कुछ लोग सोचेंगे प्रॉफिट कम है, कुछ लोग सोचेंगे सोशल, दोनों करे तो लोग एवरेज चुनेंगे। ठीक है, एवरेज चुनेंगे यानी कुछ ऐसी सर्विस जिसमें थोड़ा उनको मुनाफा भी हो और वो कुछ बचा के उसमें से कुछ सोशली भी वेलफेयर में अपना इन्वेस्ट कर सके पैसा। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस, तो वो दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा कैपिटल, थोड़ा मशीनरी लगाएंगे, थोड़ा लेबर लगाएंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो ताकि सोसाइटी भी खुश रहे और उनका इन्वेस्टमेंट नहीं बचा, तो कैपिटल, अब जहाँ पे लेबर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिले उन्हें तो उस एरिया में वो कैपिटल इंटेंसिव लेंगे, जहाँ पे लेबर अच्छे से उनको मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट उनको जनरेट करना, तो लेबर। फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो वो तीनों कैटेगरी को इक्वली फोकस करेंगे, उस तीनों कैटेगरी के ऊपर, कुछ प्रोड्यूसर रिच को देखेंगे, कुछ पुअर को देखेंगे, कुछ मिडिल को देखेंगे, वो उनके हिसाब से उनके टारगेट मार्केट पे होता है। ठीक है, तो ये था, जब भी आपको पूछा जाए सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी तो आप व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस अब एक्सप्लेन करिएगा इन तीनों इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है, ये तो आपका हो गया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के मेन 3, एडिशनल 3 भी आप चाहें तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपके पॉइंट्स को ऐड ऑन ही करते हैं, जनरली सब बुक्स में दिए नहीं जाते हैं, पर फिर भी हम लोग ने भी अपने स्कूल डेज में पढ़े थे तो हम आपको भी यहाँ पे बता देते हैं। वो एक्स्ट्रा जो 3 है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, पहला आता है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी सेंट्रल इकोनॉमी ऑफ मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का ही पार्ट है, बस यही कि एडिशनल 3 है, ये आपके बेसिक 3 जो थे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उनमें ये ऐड नहीं है। उसके बाद आप एडिशनल में लिख सकते हैं, एडिशनल दैट कैन बी लीड टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं।
तो इससे आपके पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाएंगे। जैसे जहाँ पे अगर वो चाहे भी 3 मार्क के क्वेश्चन में अगर वो चाहे भी कि चलो इसका आधा एक काट लेते हैं, वहाँ पे भी अगर आप ये लिख दीजिएगा तो वो नहीं काट पाएंगे आपका नंबर। फिर एम्प्लॉयमेंट एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर थर्ड हो जाता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए पहला आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया, जैसे कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, ये सब आपको हम पहले बता चुके हैं। तो रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एरिया, ये सब में। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, वो लोग ज़्यादा माल खुद उठा लेते हैं, जहाँ पे रिच पीपल का प्रोडक्शन, रिच पीपल चाहे वेस्ट ही चीज़ क्यों ना मांगे, हम उन्हीं को देंगे, उन्हीं ज़्यादा रिसोर्सेज वही लोग ले लेंगे। सोशलिस्ट में पुअर पे मतलब पुअर लोग जो चाहते हैं उनके प्रोडक्शन में इन रिसोर्सों को ज़्यादा एलोकेट किया था। मिक्स्ड में इक्वली इंपॉर्टेंस देख के, वेटेज देख के, नेसेसिटी देख के, सब कुछ देख के मिक्स्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब रिसोर्सेज है, अब देखिए कोई चीज़ है, अब आप ही लोग जब खाना खाते हैं तो कभी कभी देखते हैं या तो आप अच्छे से खा लेते हैं तो एक दाना 2 दाना रह जाता है, तो क्या हुआ, वो रिसोर्सेज तो वेस्ट ही हुआ ना। अगर आप थोड़ा थोड़ा उतना वेस्ट हर दिन करिएगा तो सोचिए एक महीना में आपने कितना सारा फायदा, आपने अपना एक पूरा मील वेस्ट कर दिया हो एक महीना में। तो यही है ना कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स आपने नहीं किया, तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी रिसोर्स है वो लिमिटेड है तो उसकी हमें कदर होनी चाहिए और हमें उसे फुलर मतलब प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट भी उसी जगह करना चाहिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि हाँ एम्प्लॉय तो कर लिए, अब आप ही लोग हैं बिना किसी काम के बहुत सारे चीज़ उठा के ले आते हैं और कब उसका अचानक जब वापस जब सफाई हो रहा हो तो देखते हैं अच्छा ये तो एक्सपायरी हो गया, हम तो लाए थे पर ये तो एक्सपायरी हो गया, हमने यूज़ ही नहीं किया इसको। तो आप उसको क्या करते हैं, सिंपली फेंक देते हो, बट शायद वो किसी को यूटिलाइज में, शायद कुछ उसका ज़रूरत किसी को पड़ जाए। तो एम्प्लॉयमेंट एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए आप रिसोर्सेज अगर प्रॉपर्ली एलोकेट करिएगा, उसको अच्छे से यूटिलाइज करिएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इसको भी हमें मद्देनजर रखते हुए कि ये सब दोनों सब कुछ ऊपर के फुलफिल होंगे तभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फोकस होगा। अगर नहीं तो ग्रोथ नहीं होगा, जीडीपी हमारा स्टेबल रहेगा, जिससे कि इकोनॉमी बहुत ही स्लो लेवल पर ग्रो करेगी और कंपटीशन है बहुत ही पीछे हो जाएगी, लैग कर जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा, ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा आई होप सो। और अगर क्लियर ना हो तो हमें टेलीग्राम चैनल पे या ग्रुप पे हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक फिर से देखना है, या फिर उसके कुछ भी आपको अगर दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमसे पूछें। ठीक है, और हाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट दिए हुए हैं, आप उसे देख लें, डाउनलोड कर लें, और उसमें सारे के पॉइंट टू पॉइंट मीनिंग दिए गए हैं। तो अगर आप उसे एक बार देख लेंगे तो जो भी आप आंसर अपने एग्जाम्स में लिखेंगे अगर वो की पॉइंट्स ऐड कर लेंगे तो उससे आपका वेटेज बढ़ जाएगा आंसर का। ओके, और हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये सब हमारा हो चुका है आज। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, आप कई जगह पीपीसी देखा हुआ, जैसे एग्जाम्स में भी कभी कभी लोग पीपीसी लिख देते हैं, वाई पीपीसी कर्व ड्रॉप डाउनवर्ड, मतलब ऐसे लोग लिख देते हैं। तो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही बोला जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन यानी उत्पाद करना, फिर पॉसिबिलिटी यानी क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, कर्व मतलब एक डायग्राम को आप जो बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस चीज़ को डिनोट करता है कि आप अगर सपोज एक एग्रीकल्चर है, जैसे ये एक पूरा एक ज़मीन है किसी किसान के पास, ठीक है, 2 क्रॉप लेते हैं, एक वीट एक राइस, चलिए राइस नहीं मेज़ ले लेते हैं लगभग, तो क्योंकि दोनों का सीज़न सेम रहता है। अब किसान सोच में पड़ा है, सोच रहा हो बेचारा कि मैं क्या उगाऊँ क्या नहीं उगाऊँ। वो कभी सोचता है इतना सा वीट उगाऊँ इतना मेज उगाऊँ, फिर कभी सोचता है नहीं दोनों आधा आधा उगाऊँ, फिर सोचता है नहीं ऐसे करके उगाता हूँ। तो इसी कारण इसके सारे बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं कि मैं वीट कितना उगाऊँ, मेज कितना उगाऊँ, पूरा वीट ही उगा दो, पूरा मेज ही उगा दूँ। तो इसी को ये जो ऑप्शन क्रिएट होते हैं कि एक एरिया में हम रिसोर्सेज को कैसे एम्प्लॉय करें कि मैक्सिमम रिटर्न हो सके और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का,
उसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। इस कर्व में दिखाया जाता है कि एक इंसान के पास, या सपोज यहाँ पे जब हमने किसान लिया, इस किसान के पास कितने ऑप्शन है, कितने तरीके से वो कितना कितना मेज और कितना कितना वीट उगा सकता है। ठीक है, अब इसको हम नंबर्स की टर्म में समझ लेते हैं। सपोज वीट, मेज, ठीक है। अब किसान पहले सोचेगा पूरा को पूरा मैं वीट ही उगा लेता हूँ, मेज नहीं उगाऊंगा, ठीक है। फिर सोचेगा नहीं नहीं दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, वीट को 80 पे ले आते हैं। आप ये सपोज आप कुछ भी इसको ले लीजिए, 80 kg, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ kg में ही, ठीक है। उसके पास फील्ड तो लिमिटेड है, उसके पास लैंड तो लिमिटेड है, उसको उसी में उगाना है। 80 तो मेज 20 हो गया। फिर ये बोलेगा इसको और कम कर देते हैं, तो ये 40 हो गया। फिर ये बोलेगा और कम, तो ये 60 हो गया, 80 हो गया। फिर बोलेगा छोड़ा वीट उगाएंगे ही नहीं, पूरा पूरा मेज उगा लेंगे। तो देखिए इसके पास ये सारे ऑप्शन है, जो चाहे वो अपना अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इन्हीं ऑप्शंस को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ नहीं होता प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ में अगर ड्रॉ करेंगे आप, सॉरी टेढ़ा हो गया है, देखिए अब स्केल तो है नहीं मेरे पास, पर आप लोग स्केल से ड्रॉ करें, पेंसिल से ड्रॉ करें, पेन से ड्रॉ करने में मार्क्स कटते हैं, ठीक है। और प्रॉपर लेबलिंग के साथ। सपोज यहाँ पे देखिए इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये 0 रहता है। हम लोग इस पर दोनों क्रॉप्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया वीट का, तो यहाँ पे मैं वीट ले लेती हूँ, और इसको मैं यहाँ पे मेज ले लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था आपका, सबसे पहला आपका था क्या, हाँ यहाँ पे हम लोग डिनोट कर देते हैं 10 20 करके, 100 तक डिनोट कर देते हैं। 20 20 का हम लोग लेते हैं। कभी भी हम लोग ग्राफ बनाते तो इक्वल इंटरवल लें। और अगर सपोज आपको मैं बताऊंगी बाद में, ग्राफ में 80 100 20 40 80 100, ठीक है। अब देखिए पहला क्या था आपको, क्या था वाई, वी कितना था, वाई कितना था 0, ठीक है। मतलब मेज, हमने यहाँ पे मेज लिया, तो मेज कितना है पहले ऑप्शन में 0। आप इसको ऐसे आप तीसरा भी लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर A B C D E, और सॉरी 1 2 3 4 5 F, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे 100, तो पहला क्या था यहाँ पे 100 दिखा है, और यहाँ पे y कितना आपने 0, और a कितना और वीट कितना है 100। तो सपोज अगर ये है 100 और ये है 0, यानी आपका जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं है, ठीक है, जहाँ पे आपका दोनों कोरिलेट हो रहा है, यानी y आपका 0 है और x आपका क्या है 100 पे है। दूसरा ये 80 ये 20, यानी आपका ये बढ़ के कितना हुआ, ये 80 हो गया और ये 20 हो गया। देखिए आप पहले पॉइंट ही हम लोग कर रहे हैं 20, वाई का 20 यानी मेज का 20 और आपका वीट का 80। फिर ये थोड़ा और ऊपर आया, तो ये देखिए आपका वीट का कितना है 60, सॉरी मैंने यहाँ पे 60 लेना भूल गया, यहाँ पे बीच में 60 लिख देती हूँ। थोड़ा सा है वो मेजरमेंट प्रॉब्लम है, आप लोगों को स्केल से करिएगा, इक्वल इंटरवल्स दीजिएगा जितना भी आप लेना चाहें, ठीक है। तो 60 ये कितना वीट का, और ये मेज का कितना है 40, तो यहाँ पे 60 यहाँ पे 40, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वीट का 40 हो गया और इसका कितना हो गया 60, वीट का 40 मेज का 60। और फिर आपका ये क्या है इसका आपका 20 हो गया, इसका 80, तो 20 80 फिर इसका कुछ नहीं, इसका 100। तो इसी का पॉइंट्स को जब ज्वाइंट कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ग्राफ प्रॉब्लम है, ठीक है। जब आप इक्वल इंटरवल लीजिएगा ना तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यही जो है जो डिफरेंट ऑप्शंस जो क्रिएट हो रहे हैं, इतने सारे जो ऑप्शंस हमारे यहाँ पे बन के आ रहे हैं, यही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसी को बोला जाता है। आप बुक्स में पढ़े होंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप्स वाई इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइसिंग द एक्स, ठीक है। तो एक्स मतलब इसको, मतलब अब जब x को पहले पूरा उगाते हो, अगर आप x के प्रोडक्शन को अगर आप सेक्रीफाइस करके y के प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, तो यही बोला जाता है जो डिफरेंट ऑप्शन से अवेलेबल होते हैं उन्हीं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोला जाता है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू द कर्व विच रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट y इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट x,
ठीक है। तो यही था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ये मेन कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मेन कॉन्सेप्ट का समझ गए होंगे आई होप। अब देखिए हमने जैसे डायग्राम, इस डायग्राम से ही हम लोग जो बेसिक डायग्राम है उसी से हम लोग आगे समझेंगे। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जैसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सपोज हमने ऐसे ही बना लेते, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। इनिशियली हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था वो ये हो रहा था, ये हमारा ए, और इसे ए मान लेते, इसे बी और इसे बी डैश ए डैश, ठीक है। तो इनिशियली प्रोडक्शन हमारा ये हो रहा था, यानी प्रोडक्ट एक्स आप लोग भी प्रॉपर लेबलिंग करिएगा, प्रोडक्ट वाई। इनिशियली प्रोडक्शन हमारा क्या हो रहा था, ये वाला हो रहा था, और बाद में क्या हुआ, हमने इसके प्रोडक्शन को हटा के इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो बाद में हमारा प्रोडक्शन क्या होने लग गया, ये, ठीक है। तो देखिए या तो ये ऐसे हो सकता है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि बहुत सारे जगह पे ये भी आपको दिखाएगा कि पहले वो देखिए ग्राफ मैटर से आप जैसे बनाना चाहें आप बना सकते हैं, कि पहले हम लोग ये था, फिर हमने y को सेक्रीफाइस करके x में इन्वेस्ट किया, नहीं आप कुछ भी सेक्रीफाइस करके दूसरे में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं ना, तो डिफरेंट ऑप्शंस है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के दो फीचर्स होते हैं, एक होता है इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे ये सेक्रीफाइस, सपोज अगर ये अपना घटाते जा रहा है, ये सपोज जो आपका ए है प्रोडक्ट ए, जो आपका ये प्रोडक्ट वाई अपना प्रोडक्शन घटाते जा रहा है, तो इसका बढ़ते जाएगा, तो धीरे धीरे ये नीचे आएगा कर्व, ऐसे चौड़ा होते चला जाएगा, तो इसलिए बोला जाता है इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड एंड इट ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन। अब देखिए कॉनकेव ऐसे होता है और कन्वेक्स ऐसे होता है, दो तरह के होते हैं डायग्राम, आपने 10th में पढ़ा ही होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये दो तरह के होते हैं। कॉनकेव आपका इस तरह से होता है, कन्वेक्स आपका ऐसे होता है, ठीक है। तो देखिए कॉनकेव देख रहे हैं आप, जैसे जैसे ये ऐसे हो रहा है, ये डायग्राम ऐसे चला जा रहा है, तो इसलिए इसको इसके फिगर से आप इसके फीचर्स को निकाल सकते हैं कि इट इज़ कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हम लोग बनाते हैं, तो इसमें हम लोग बोला जाता है कि हमेशा पोलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो जितने भी आपके ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सब पोलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिनोट करते हैं। पर अगर कोई पॉइंट इसके अंदर है, अगर अभी आप देख लीजिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर कोई पॉइंट दिया गया है, तो यानी वहाँ पे रिसोर्सेज का एफिशिएंट और फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आपके पास ये बाउंड्री वॉल थी बट आपने उससे कम जगह का इस्तेमाल किया, यानी आपके या तो किसान के, अगर आपने जो फार्मर जो हमने एग्जाम्पल लेते हैं उसमें आप समझ लीजिए कि उसने कुछ खेत पे मतलब या तो वीट या तो मेज कुछ नहीं हुआ है, तो यही हुआ इनएफिशिएंट या इनकम्प्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और यही अगर कुछ बाहर दे दिया तो ये तो आउट ऑफ द स्कोप है, ये कभी हो ही नहीं सकता है, इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी फिगर, इट कांट बी पॉसिबल इन एक्चुअल लाइफ। अब जितना आपके पास खेत है, जितना आपके पास अब ज़मीन है, उतने पे ना आप घर बनाइएगा, जितना खेत है उसी पे ना खेती करिएगा, बाहर तो नहीं जाइएगा। अब आप ये मत बोलने लगेगा कि रोड पे भी हम लोग वो ढाल देते, ये सब नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ओके। पर आप एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जब भी दो चीज़ होती है, एक पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट होता है, एक एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट होता है। पोटेंशियल लेवल यानी जो आपके खेत से उग सकता है, और एक होता है एक्चुअल। अगर पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्चुअल हो गया तो बहुत अच्छा, बट इन जनरल केस इन रियल लाइफ कभी पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्चुअल नहीं होता, हमेशा एक्चुअल पोटेंशियल से कम होता है। यानी आपके करने की क्षमता यहाँ तक थी, बट थोड़ा इसके नीचे ही आप थोड़ा कमी पे आप रुक जाते हो, ठीक है। आइडल पोजीशन होती है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट इज व्हेन इक्वल टू एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। So in real life it is always potential level of output is always greater than actual level of output whatever we have produced. तो इसके साथ हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी हमारा खत्म हो गया। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है, बोलता है एक्सप्लेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो वो मार्क्स से वेटेज होता है। अगर वो 3 या 4 नंबर का है, अगर सिर्फ 2 नंबर का तब सिंपली डेफिनेशन दे दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और 3 नंबर का है तब उसके फीचर्स बता दीजिए अच्छे से, और डायग्राम रफ डायग्राम बना दीजिए। बट अगर वो उससे ज़्यादा का मार्क्स कैरी करते हैं, सपोज 5 या 6 नंबर का अगर वो क्वेश्चन आता है, तो आप
प्रॉपर इलस्ट्रेशन दीजिएगा, जैसे वीट और मेज वाला हम लोग ने दिया, एक प्रॉपर टेबल बनाइएगा, फिर उस टेबल से मिलता जुलता आप ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, और प्रॉपर मेजरमेंट और लेबलिंग के साथ, तब जाके वो 5 या 6 नंबर का कवरेज लेगा। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके नीचे हम लोग लिखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज आपके पास 2 चीज़ें हैं, ठीक है, एक में आप सपोज 10 रुपये लगा के, सपोज हमें ₹10 कहीं पे आपको इन्वेस्ट करना है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, एक जगह आप इन्वेस्ट करिएगा 100 रुपये मिलेगा, एक जगह 80 मिलेगा, एक जगह 40 मिलेगा, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिएगा? नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहिएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहिएगा तो नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी क्या है? 80, यानी आपने इस अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस करके आपने इसको चुना है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसी को बोलते हैं। द बेस्ट अवेलेबल नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी इसके बाद आपने जो इसको लिया होगा वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपने इसको सेक्रीफाइस करके आपने इसको चूज़ किया है। यही अगर आप 80 को चूज़ करते 100 आपके पास अवेलेबल होता, तो आप ये मत समझिएगा कि 40 लेना, नहीं, तो आपको 100 को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानना है, यानी जो भी आपका 80 के बाद या पहले कोई भी जो बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी होगा जिसको आप चूज़ करना चाहेंगे, अगर आपको ये ना मिले तो आप उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानते हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग द बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द करेंट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक होता है मार्जिनल। देखिए हम लोग हमेशा 2 चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या पीपीसी हो, इसको 2 ही की टर्म्स, इसलिए इसको एक लिमिटेशंस के रूप में भी देखा जाता है कि कभी भी एक खेत में 2 से ज़्यादा भी तो धान उग सकते हैं ना, बहुत सारे 3-4 धान उग सकते हैं, बट वो सब पीपीसी कर्व में या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए ये सब इसके लिमिटेशंस में आता है। कभी लिमिटेशन आपको जानना हो तो यही सब है कि हम इसमें 2 ही चीज़ों को देखते हैं, 2 ही तरह सीमित है, इसके आगे नहीं है, और इसमें पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट की बात की जाती है जो कि प्रैक्टिकल लेवल में प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही नहीं है। तो टोटल यानी सपोज क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी जितना पूरी खेती, जब आपको पूरा यहाँ पे कंपेयर करना है प्रॉपर, आप चेंजेस को, एक होता है कि आप थोड़ा थोड़ा अगर आप चेंज कर रहे हो, जैसे हमने एग्जाम पढ़ा 100, 80, 60, तो वो 20-20 का जो चेंजेस हो रहा था वो होता है मार्जिनल, यानी जो डिफरेंस होते हैं उसे मार्जिनल बोलते हैं। जो टोटल होता है उसे हम लोग मतलब जो 100 हो गया, 0 हो गया, तो 100 और 0 जो आपका टोटल एक्चुअल था, पोटेंशियल था, उसे हम लोग टोटल लेवल ऑफ आउटपुट देखते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्रोडक्शन ऑफ वाई, टोटल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और यही अगर मार्जिनल होता है तो हम लोग डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, डेल्टा मतलब चेंजेस होता है, यानी जो भी चेंजेस हम लोग प्रोडक्शन में कर रहे हैं उससे हमारा क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, उसे हम लोग मार्जिनल में देखते हैं। और जो टोटल हम लोग टोटल यूनिट्स को जो हम लोग देखते हैं तो उसे हम लोग टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डालते हैं। तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ बोथ द प्रोडक्शन गुड्स प्रोडक्शन एक्स एंड वाई, एंड मार्जिनल में इट ओनली कंसिडर द चेंजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। आप सोचिएगा एक्स एंड वाई क्या है, तो जितने भी आप बुक्स में देखिएगा तो हमेशा एक्स एंड वाई को ही एग्जाम्पल देख के उससे डेफिनेशन या मीनिंग्स बनाए जाते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। ये गलत नहीं है कि आप ए और बी लिख दीजिएगा, बट एग्जाम में जनरली जो एग्जामिनर होता है या फिर जो चेकर होता है वो आपका समझता है कि आपने बुक से ही पढ़ा होगा, तो एक्स एंड वाई हैबिचुएट आपको बना देना होता है कि हमेशा आप एग्जाम्पल अगर ना दे और आपको मीनिंग लिखना हो तो आप हमेशा एक्स और वाई का प्रयोग करें अपने प्रोडक्ट्स में। तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अब इसके बाद एक मेन आता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाई स्लोप डाउनवर्ड। जैसे इसका जो दूसरा वाला जो था मार्जिनल जो कॉस्ट था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो हमेशा नीचे की ओर मतलब ऐसे स्लोप्स डाउनवर्ड ही रहता है। तो वो कोई ग्राफ है, आपने पीपीसी का ही ग्राफ इसमें ही बनता है। देखिए ये हमेशा इसका जो फीचर था पीपीसी का ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो आप सोचेगा कि ये क्यों है स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों, तो एक तो रीज़न मैंने आपको बता ही दिया था कि ऐसे प्रोडक्शन हो रहा है तो ऐसे वो गिरते चला जा रहा है। तो वही यहाँ पे भी सेम रीज़न है कि अगर आप एक का प्रोडक्शन घटा रहे हो, अगर वाई का प्रोडक्शन आप घटा रहे हो और एक्स का बढ़ा रहे हो, तो हमेशा ही स्लोप्स डाउनवर्ड ही होगा ना। इसका प्रोडक्शन घटेगा तो ग्राफ तो नीचे ही खिसक के आएगा ना। इसका तो पॉइंट जो पहले यहाँ था प्रोडक्शन घटा दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा, तो स्लोप्स डाउनवर्ड। प्लस इसका एक और रीज़न यहाँ पे बताया जाता है कि एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल फॉर एनीवन हेल्थ। सपोज आप अगर इसका प्रोडक्शन घटा रहे हो और इसका बढ़ा रहे हो तो एक लेवल के बाद इसका प्रोडक्शन बढ़ाना भी तो गलत हो जाएगा ना।
यू रिसोर्सेज का तो मिस यूटिलाइजेशन और इनएडिक्वेट यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जिसके कारण डिमांड किसकी बढ़ेगी, प्रोडक्ट वाई की, और सप्लाई किसका बढ़ेगा, प्रोडक्ट एक्स का, जिसके कारण लॉस होगा, डिटोरिएशन होगा और ऑटोमेटिकली मार्जिनल कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, डिमांड सप्लाई। ओके, तो आज हमारा यही तक। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की, जैसे कि हमारा हो गया आपका ये लॉ ऑफ डिमांड, ये सब जब नेक्स्ट है, जैसे अल्फ्रेड मार्शल, ये सब के बारे में हम लोग, या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सब कह रहे हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक से देख लें, और कोई भी डाउट्स हो तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन हो और हमें मैसेज करें, उसमें हम लोग नोट्स भी रेगुलर भेजते रहेंगे। ओके, थैंक यू।